नमस्कार सभी बच्चों को। सभी बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है आप लोग दूसरा क्लास पहला क्लास का रिवीजन थोड़ा कर लीजिएगा, ताकि आगे जो है समझने में आप लोगों को दिक्कत न हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू किया जाए आज तीसरा क्लास। समझिएगा आप लोग। पहले आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए कि समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है? श्रेणी क्या है? और इसको लिख करके आप लोग डैश दीजिए। समजातीय श्रेणी को जो है हम लोग समजातीय श्रेणी, इसको हम लोग इंग्लिश में होमोलोजस सीरीज कहते हैं। होमोलोजस सीरीज कहते हैं। सीरीज आप लोग मैट्रिक में भी इसके बारे में पढ़े हुए हैं, तो इसका रिवीजन भी आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। समझिएगा थोड़ा सा कि कार्बनिक यौगिक का पहले डिफिनीशन लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, कि कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसमें यौगिक के आगे और पीछे CH2 का अंतर रहता है, होमोलोजस सीरीज कहलाता है। होमोलोजस सीरीज कहलाता है। सीरीज कहलाता है। जरा आप गौर कीजिएगा इस बात पर। CH2 का यदि अंतर है तो कार्बन का देखिए परमाणु भार जब देखिएगा ना इसका तो 12 होता है, और हाइड्रोजन का जो है आपका एक होता है। तो दोनों है हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ देंगे ना तो 14 हो जाएगा। इसका अंतर जो होगा मास नंबर में अंतर 14 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यही बात देखिएगा कि इसमें पहला बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें दो यौगिकों के बीच, दो लगातार यौगिकों के बीच कहिएगा, लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर रहता है। परिभाषा में भी आप लोग लिखे हैं कि यौगिक के बीच आगे पीछे जो होता है वो CH2 का अंतर होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें दो लगातार यौगिकों के बीच जो है CH2 का अंतर रहता है उसे होमोलोजस सीरीज कहते हैं। दूसरा बात CH2 का अंतर का मतलब कि इसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें दो लगातार यौगिकों के बीच 14 U, मतलब कि परमाणु भार जो होता है 14 U उसको कहेंगे। परमाणु भार आप लिख लीजिएगा इसको, परमाणु भार 14 U का अंतर रहता है। तीसरा बात समझिएगा कि इसमें जो भी यौगिक जो होते हैं ना उसका क्रियाशील मूलक भी समान होता है, फंक्शनल ग्रुप समान होता है। तो इसमें यौगिकों का क्रियाशील मूलक जिसको आप लोग कहिएगा फंक्शनल ग्रुप समान होता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे की बात थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ऊपर से मिटा देते हैं इतना बात। नंबर अगला पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे
कि इसमें सजातीय श्रेणी में इसमें यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है। सामान्य सूत्र जिसको आप जनरल फार्मूला कहते हैं, जनरल फार्मूला समान होता है, समान होता है। अब जरा एक और बात कर लीजिए कि यदि क्रियाशील मूलक भी समान है ना, तो इसके रासायनिक गुण भी समान होंगे। मतलब अगला क्या कहेंगे कि इसमें यौगिकों का रासायनिक गुण जिसको आप इंग्लिश में कहिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज समान होता है। इसको मिटा देते हैं, फिर समझाएंगे आपको। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है क्या होता है, समान होता है। अच्छा, जैसे जैसे आप क्या देख रहे हैं कि दो यौगिक के बीच में मास नंबर का अंतर जो है वह 14 है, तो 14 पर ही अंतराल पर वह सजा होगा। मतलब कि मास नंबर में क्रमिक परिवर्तन होता है, इसलिए उसके भौतिक गुण में भी क्रमिक ही परिवर्तन होता है। तो हम लोग कहेंगे अगला नंबर में, इसको नोट कीजिएगा आप लोग, कि इसमें यौगिकों के भौतिक गुण, जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कहिएगा, तो भौतिक गुण के मतलब क्या, क्वथनांक हो गया, दौड़नांक हो गया, ये सब गुण कहेंगे कि क्वथनांक, दौड़नांक। क्वथनांक को आप लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वथनांक चाहे दौड़नांक जो होता है में क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, एकदम क्रम से होगा, इसका परिवर्तन होता है। अब इन बातों को जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग क्या कहे कि हम लोग कहे हैं कि समजातीय श्रेणी किसको कहते हैं, होमोलोजस सीरीज किसको कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसी श्रेणी जिसमें उपस्थित यौगिकों के बीच जो होता है, जो दो लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। CH2 का मतलब हो गया कि उसके मास नंबर में 14 की कमी होगी, 14 की वृद्धि होती जाएगी, चाहे दोनों के बीच का अंतर जो होगा 14 हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो होता है फंक्शनल ग्रुप समान होता है। तो फंक्शनल ग्रुप यदि समान होता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज समान होगा। 14 का अंतर होने से परमाणु भार में जो है इसके जो है भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। ओके, इतनी बातें हम लोग समझे हैं। तो अब इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल के सहारे समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। कि जैसे आप कहते हैं अल्केन, अल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग मैट्रिक में भी अल्केन के बारे में पढ़े हुए हैं कि अल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि n के जगह पर यदि 1 रखते हैं तो इसको CH4 मीथेन आप लोग कहते हैं कि सर यह मीथेन है। मीथेन आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, मीथेन। ओके, उसी तरह से n के जगह पर जब 2 रखिएगा ना, तो देखिए यहाँ 2 आई 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 हो जाता है, जिसको आप इथेन कहते हैं। ओके, उसके बाद में 3 रखते हैं तो C3H8, इसको आप लोग प्रोपेन कहते हैं। हो गया होगा। 4 रखेंगे तो C4H10 हो गया, इसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन। हिंदी में आप ऐसे लिखिएगा, इसको कहेंगे प्रोपेन। ओके, इसको हम लोग कहेंगे ईथेन। अब समझिएगा थोड़ा सा बात। तो चूंकि ये सारे अल्केन हैं, मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक सारे तो अल्केन हैं। अब ज़रा इसमें देखिए तो CH2 इन दोनों में कितना का अंतर है, C2H6 है, और इसमें से CH4 हटा लीजिए तो एगो C हटेगा तो देखिए तो एक ही ना C बचा, और 4 गो हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो 2 गो हाइड्रोजन बचेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो CH2 का अंतर है।
इन दोनों के भी बीच में देखिएगा तो CH2 का अंतर है, इन दोनों के भी बीच में देखेंगे तो CH2 का अंतर है। मतलब सर यह समजातीय श्रेणी का जो है एग्जाम्पल है। तो अल्केन के लगातार लिख दीजिए यौगिक के नाम कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो होता है इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। उस समय आप देखिएगा कि CH2 का अंतर होता है। इसका आप यदि परमाणु भार निकालते हैं तो देखिए इसका 16 होता है। यदि इसका मान निकालिएगा तो देखिए 12 दूनी 24 और 36 हो जाएगा। तो 30 में और 16 में जो है अंतर आप देखिए तो ज़रा कि 14 का अंतर चल रहा है कि नहीं। तो 14 के अंतर पर भी परमाणु भार में देखेंगे तो यह सजा हुआ होता है। साथ ही साथ इसका भी ब्यूटेन का भी सामान्य सूत्र कहेंगे तो CnH2n+2, इसका भी तो यही होता है। तो इसमें सामान्य सूत्र भी समान होता है, फंक्शनल ग्रुप भी समान होता है। इस ढंग से यदि हम लोग कहेंगे ना तो ऐसे श्रेणी को हम लोग समजातीय श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। तो अब ज़रा आप लोग यदि बात समझ गए होइएगा तो थोड़ा सा एग्जाम्पल पर अब आइए बढ़िया से देखिए। हम लोग कहेंगे कि सर पहला एग्जाम्पल इसका ले लीजिए कि CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, इसको आप लोग कहते हैं मीथेन, इसको इथेन, इसको प्रोपेन, इसको ब्यूटेन, इसको पेंटेन। ये आगे चल करके आप लोग को याद भी कर लेना होगा, मैट्रिक में भी आप लोग याद किए हुए हैं। दूसरा इसी तरह से एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए कि हम अल्कीन में लिखते हैं कि अल्कीन में इसका एग्जाम्पल दे दिए। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। तो इसमें एग्जाम्पल लीजिएगा तो देखिए कि C2H4। अब इसमें आप CH2 सिर्फ जोड़ते जाइए तो फिर कहिएगा कि C3H6। अगला लिखिए C4H8। देखिए यह H2n है ना, मतलब कि सर यहाँ नंबर जो है ना उससे इसमें दोगुना कर देना है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 10 है। सबके बीच में CH2 का अंतर है। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि सर अल्काइन में भी लिख दीजिए। अल्काइन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अल्काइन कहेंगे। अब इसमें भी एक एग्जाम्पल, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ओके, तो इसका यदि लिखिएगा ना तो देखिए C2H2 होता है। एसिटिलीन का ये सूत्र है। अभी सूत्र से मतलब नहीं है कि सूत्र इसको कहते क्या है सर, लेकिन अभी नामकरण जब सिखाएंगे तो ये भी आपका स्पष्ट हो जाएगा। अब इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो अगला निकल जाएगा। तो कहिएगा कि सर C3 होता है और H जो होता है वह 4 होता है। देखिए इन दोनों से घटाइएगा ना तो CH2 का अंतर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ C4 अगर लिख देते हैं तो अब देखिएगा कि इसमें H 6 हो जाएगा। कुछ करना है, इस C में जो है ना एगो बढ़ा दीजिए। देखिए एगो बढ़ा दिए, असर है 4 से 6 हुआ तो 6 से अब 8 हो जाएगा। एकदम इस ढंग से आपको लिख देना है। तो हमारे समझ से एक एग्जाम्पल में हो गया। ये किसका सारे सदस्य हैं? तो ये अल्केन के सदस्य हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। अब ये बातें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसमें जो है 2 लगातार यौगिकों के बीच जो है CH2 का अंतर रहता है। मास नंबर में 14 का जो है लगातार परिवर्तन होता है। 14 बढ़ते जाएगा हमेशा मास नंबर में जब देखेंगे तो। अगला हम कहेंगे कि सबका सामान्य सूत्र एक ही होता है। इसमें क्रियाशील मूलक एक ही होते हैं, समान क्रियाशील मूलक होगा। ओके, अल्कोहल का होगा तो अल्कोहल ही चलेगा उसमें। तो इस ढंग से आप लोगों को ये बातें याद रहनी चाहिए। अब अगला बात, इसमें एक और एक एग्जाम्पल आपको एसिड का हम एक याद करवा देते हैं, तब थोड़ा सा याद कीजिएगा। एक अच्छा फार्मूला भी है और जो आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। देखिए एसिड में एक है, थोड़ा सा ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग कि ओ माई सन गो एंड प्ले। ये नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्ट्रक्चर वगैरह लिखना, इसलिए आप लोग को इस ट्रिक से याद कीजिएगा ना तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ओ से याद कीजिएगा कि ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। आप लोग उच्चारण जैसे ऑक्जेलिक एसिड ही हिंदी में लिखेंगे। आप लोग को पढ़ने आना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड। इसका सूत्र जो होता है ना COOH, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा रहता है COOH हो गया। ऑक्जेलिक एसिड का ये सूत्र है। अब M से यदि नाम लिखिएगा तो M से कहिएगा कि मलेइक एसिड।
हम देखिए ऐसा सजातीय श्रेणी का आप लोगों का नाम याद करवा दे रहे हैं जिसका सूत्र भी आप लोग जानते भी नहीं हैं, ठीक, लेकिन आपको आसानी पूर्वक यह याद हो जाएगा। मलैक एसिड होता है एम से क्या लिखे, मलैक एसिड। आपको कुछ नहीं करना है कि सर CH2 का तो हम जानिएगा कि अंतर रहता है, तो यहाँ CH2 लिख करके COOH लगा दीजिए। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर CH2 है, यह आपका मलैक एसिड का सूत्र है। उसी तरह से XS से जो है सक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड को ऐसे लिखेंगे सक्सिनिक एसिड। जैसे हम पढ़े हैं ना सक्सिनिक एसिड, वैसे ही हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका सूत्र जब लिखिएगा तो सर CaOH और यहाँ CH2 के होल 2 कर दीजिएगा। इससे देखिए एगो CH2 बढ़ गया और यहाँ COOH लगा दीजिएगा। सूत्र याद हो गया। उसी तरह से G से हम लोग कहेंगे ग्लूटोनिक एसिड होता है, ग्लूटोनिक एसिड नाम याद हो जाएगा। चलिए इसका सूत्र जब लिखना होगा तो COOH, यहाँ एगो CH2 बढ़ा दीजिएगा तो होल थराइस कहेंगे इसको और COOH हो जाएगा। देखिए बहुत टेढ़ नाम आप लोग से याद हो जाएगा, एकदम सोचना नहीं है। ए से होता है एडिपिक एसिड होता है। अब इसका भी सूत्र लिखना है ना तो COOH, यहाँ CH2 के होल 4 लिखिए, यहाँ COOH होता है। ये बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए एकदम। P से होता है आपका पीमेलिक एसिड होता है, ओके। इसका सूत्र जब लिखेंगे तो COOH CH2 का होल 5 COOH होता है, हो गया। देखिए सब में क्रमिक रूप से CH2 का अंतर है कि नहीं, तो ये भी एक सजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल हुआ। और इसमें आप लोगों को जो है इतना जो है अच्छे जो है यौगिक का नाम भी याद हो जाएगा। फिर से समझिए, ओ माई सन गो एंड प्ले, ये याद करिए, ओ माई सन गो एंड प्ले। ओ से ऑक्जेलिक एसिड, M से मलैक एसिड, S से सक्सिनिक एसिड, G से ग्लूटोनिक एसिड, A से एडिपिक एसिड, P से पीमेलिक एसिड। अब सूत्र याद करना तो आसान है कि COOH से शुरू करना है और CH2 लगाते जाना है, एक को बढ़ाते जाना है। यदि मान लीजिए कि आपसे कोई कह दिया कि पीमेलिक एसिड का सूत्र बताइए तो क्या होता है, तो तुरंत उंगली पर गिरिए कि ओ माई सन गो एंड प्ले, मतलब छठा नंबर पर है। देखिए ध्यान से, ओ माई सन गो एंड प्ले छठा नंबर पर है। तो छठा नंबर पर है ना सर, तो पहला वाला में तो एको CH2 नहीं लिखना है, तो हमको मतलब कि 5 गो अब लिखना है CH2। देखिए हम लोग लिखे होंगे पीमेलिक एसिड 5 गो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि ग्लूटोनिक एसिड का सूत्र लिखना है, तो ग्लूटोनिक इसमें गिनिए कि कितना नंबर पर आता है कि ओ माई सन गो, चौथा नंबर पर आ गया। देखिए ओ माई सन गो चौथा पर आ गया। अब पहला में एको CH2 नहीं रहता है तो बीचवा में 3 गो न रहेगा। तो यह ट्रिकवा यदि आपको याद हो जाएगा ना, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा कि ओ माई सन गो एंड प्ले, तो ये आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। अब बस CH2 का अंतर से सजाते जाना है। हमारे समझ से एकदम बहुत मज़ा आना चाहिए इस बात पर। ऐसा सूत्र जल्दी याद नहीं होगा आपसे, हम आपको आसानी पूर्वक यह याद करवा देंगे, ओके। तो चलिए आगे अब बढ़ा जाए। यहाँ तक आप लोग होमोलोजस सीरीज के बारे में जान गए। अब आगे की बात देखिए थोड़ा सा। वीडियो को भी पॉज कर के आप लोग जो है फेर बना लीजिएगा, अच्छे से बनाते जाना है। अब ज़रा एक बात समझिए। हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको आप लोग हिंदी में हाइड्रोकार्बन कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब चलिए हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं पहले इसके बारे में आप लोग समझिएगा, और तब हम लोग इसके बारे में आगे थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मुख्यतः बने हुए हों। देखिए हाइड्रो लिखा ही है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एगो कार्बन लिखा हुआ है नाम में ही, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
लिख दिया जाए यहाँ पर कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हो गया। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल में दे देते हैं कि CH4 मीथेन कहते हैं, तो कहेंगे कि मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। उसी तरह से इथेन कहते हैं कि C2H6, उसी तरह से आप कह सकते हैं C6H6 बेंजीन का सूत्र है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। चाहे एसिटिलीन का सूत्र आप लिखते हैं कि C2H2 लिखते हैं, तो ये सब आपके हाइड्रोकार्बन के आपको उदाहरण हो गए, क्योंकि यह कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। अथवा इसी के व्युत्पन्न भी होंगे। व्युत्पन्न मतलब कि एक हाइड्रोजन यदि यहाँ से हटेगा तो उसके जगह पर दूसरा हाइड्रोजन आएगा। कि कहेंगे हम लोग कि कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो मुख्य रूप से है कार्बन और हाइड्रोजन तथा इससे व्युत्पन्न यौगिक हाइड्रोकार्बन हैं। लिख देते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हैं। अब समझिएगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हम कहें कि सर CH4 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पर अल्कोहल ला दीजिए। OH अल्कोहल को कहते हैं, तो OH ला देते तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब कहिएगा कि इसमें सर देखिए तो ऑक्सीजन भी है कि नहीं, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुआ है। H एगो हटा है, उसके जगह पर एगो आ गया है। उसी ढंग से सब में हम लोग अगर कहते हैं कि मान लीजिए कि CH3CHO, तो ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, अब समझिएगा थोड़ा सा बात, आगे की बात। हाइड्रोकार्बन आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल में हम लोग दे देंगे। ये तो एग्जाम्पल आप लोग देखिए लिए हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल में आप बढ़ा सकते हैं कि सर CH3OH भी कह सकते हैं, C2H5OH भी कह सकते हैं, CH3NH2 एमीन यहाँ जोड़ सकते हैं। ओके, तो उसी से उत्पन्न हुआ है। एक हाइड्रोजन हटाए हैं और उसके जगह पर जो है एक ग्रुप जो है चाहे क्रियाशील मूलक वहाँ पर ला करके रख दिए हैं। ओके, समझिएगा अब ज़रा इस बात को कि हाइड्रोकार्बन समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में देखिए खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। श्रृंखला यौगिक जिसको आप लोग कहेगा कि ओपन चेन कंपाउंड इसको इंग्लिश में कहेंगे, ओपन चेन में हो गया। ओके, एक होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। ये दो प्रकार के आपके होते हैं। इसको हम लोग कहेंगे कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड इसको कहेंगे। पहले आज हम लोग जो है खुली श्रृंखला पर पहले बात करेंगे, फिर अगले क्लास में जब हम लोग रहेंगे तो बंद श्रृंखला पर आएंगे, क्योंकि इस पर अभी बहुत सारा डिटेल पढ़ना है। अब ज़रा बात कीजिएगा। खुली श्रृंखला को जो है ना हम लोग दूसरे और भी नाम से आप लोग जानते हैं। इसको ओपन चेन भी कह सकते हैं, एलिफैटिक भी कह सकते हैं, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। इसका और भी नाम ऐसे कहिएगा कि एलिफैटिक होता है इसका नाम, और नाम में मान रखना होगा तो या में लिख देते हैं। चाहे एसाइक्लिक भी कहेंगे, एसाइक्लिक। साइक्लिक में जब ए लगा देंगे ना तो यह साइक्लिक न हो गया, इधर के कहेंगे कि तो साइक्लिक कहलाता है बंद श्रृंखला वाला यौगिक को। तो एलिफैटिक को भी हिंदी में एलिफैटिक ही कहते हैं। ओके, साइक्लिक को हम लोग कहते हैं अचक्रीय यौगिक कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग
थोड़ा सा पहले इस पर डिटेल्स रूप से बात करेंगे। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। मिटा दें इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिएगा थोड़ा सा एकदम अच्छे से समझते रहिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिएगा ज़रा, ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड पर अब भी बात किया जाए। ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक, श्रृंखला यौगिक, ओके, जिसको आप लोग एलिफेटिक कहते हैं, चाहे अचक्रीय भी कहते हैं। ये भी होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी भी हम लिखते जाएंगे। इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके। एक को कहते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस पर थोड़ा सा भी बात किया जाएगा, तब हम लोग वन श्रृंखला का वर्गीकरण अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अनसेचुरेटेड को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, ओके। तो ज़रा अब इस पर भी विचार किया जाए। मिटा दे इसको। अब देखिएगा ज़रा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी आप लोग जान गए हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वह सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिख लिया जाए अब इसको कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, ये दिमाग में रखिएगा, यह नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन देख लेने लगिएगा, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, एकल बंध हिंदी में इसको कहिएगा, एकल बंध होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, चाहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ओके। अब जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल में हम लोग पूरा अल्केन लिख सकते हैं, अल्केन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्केन में जो होता है ना वह सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल में कहिए CH4, चाहे कहिएगा कि आप C2H6 इथेन का जो सूत्र लिखते हैं, C3H8 प्रोपेन का सूत्र लिखते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर देखिए तुड़िएगा ना तो ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से होता ही है। इसको भी तुड़िएगा तो देखिए कई गो कार्बन है, 3 गो। देखिए समझिए कैसे स्ट्रक्चर लिखा जाता है। थोड़ा सा 3 कार्बन है ना तो ऐसे 3 गो कार्बन सर सिंगल बॉन्ड में लिख दीजिए, हो गया। अब जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो सर एगो तो बॉन्डवा में इलेक्ट्रॉन दिखाइए दिए और 3 गो न बचा है, तो इसके साथ 3 गो हाइड्रोजन लगा दीजिए, उसका 4 गो पुर गया संयोजकता। इसका देखिए बीच वाला का, इधर एगो इधर एगो, 2 गो हो गया। यहाँ सर और 2 गो हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा ना तो इसका भी संयोजकता 4 पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए एगो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ 3 सर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है।
जितने भी अल्केन आप लिखते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। जैसे अब दूसरा भी ग्रुप में आप दे सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही आएगा। ओके, क्योंकि कार्बन कार्बन में देखना है, हम कहे हैं इसका स्ट्रक्चर जब लिखिएगा ना तो सर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो ये भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही एक एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा और देखिएगा, एग्जाम्पल देते हैं आपको, इधर से मिटा देते हैं। ओके, अब गौर कीजिएगा जरा। ये सारा हो गया। जैसे हम लोग कहेंगे कि सर CH3 CH2 CHO, इसको और तोड़ दीजिएगा CHO को ना, तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH होता है। हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में ज़रा बात कीजिए, नाम पर न ध्यान दीजिए कि इसको कहते क्या हैं, नाम तो हम आगे चल करके बताएंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं क्या कि कार्बन कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या यह मत कह दीजिएगा कि सर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच नहीं न है, वो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। हम क्या कहे हैं कि देखिए परिभाषा में कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको भी हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही श्रेणी में रखेंगे। ओके, अब ज़रा अगला बात कीजिएगा कि जैसे और देखिए कि CH3 CH CH3 CH2 CH3, इस ढंग से भी आप स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो इसको भी हम लोग कहेंगे कि सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहा जाएगा कि अल्केन का कोई भी सदस्य आपसे लिख दिया जाए, मीथेन से लेकर के डिकेन तक, जैसे आप लोग नाम जानते हैं ना कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। ओके, दूसरा बात कि और यदि दूसरे भी यदि ग्रुप में जाता है, जैसे अल्कोहल में चल गया, यहाँ पर अल्कोहल में देखिए दिखाए हैं, चाहे यह एल्डिहाइड ग्रुप में चला गया, तो उसमें भी आपको देखना होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। हो गया बात। अब तनी आगे बढ़ा जाए, मिटा दे इसको। पहले असंतृप्त अब देख लीजिएगा जरा, तब अगला बात हम लोग करेंगे। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, इसको आप कहिएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश टर्म भी इसमें जानते रहिएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसको द्विबंध कहिएगा हिंदी में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको हिंदी में हम लोग त्रिबंध कहेंगे। ओके, त्रिबंध हो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से समझते जाना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ओके, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया? सेचुरेटेड। जितने अल्केन हैं सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अब अल्कीन और अल्काइन आगे चल करके जब हम लोग पढ़ने लगेंगे ना, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है।
तो अल्कीन के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि आप कहते हैं अल्कीन में इथिलीन, जिसका सूत्र C2H4 लिखते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर तोड़िएगा तो इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C होता है, इस पर भी एक H होता है और इस पर एक H हो गया, तो C इधर हो गया, फिर इधर से H, इधर H। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, आपका जो है डबल बॉन्ड हो गया। आप वैलेंसी भी देख सकते हैं कि वैलेंसी देखिएगा ना, तो इसमें देखिए इस कार्बन का इधर सर 2 गो है, इधर एगो बॉन्ड है, एगो ऊपर है, तो देखिए तो 4 गो हो गया कि नहीं। इसका भी देखिएगा तो 4 गो होता है, sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है इसमें। इसका भी देखेंगे तो sp2 होता है, आप लोग को ये बताए हैं। इसमें भी देखेंगे तो sp2 होता है। ओके, तो आप कहिएगा कि अल्कीन के जितने भी सदस्य हैं, जैसे C3H6, देखिए अल्कीन में क्या होता है, अभी आपको फार्मूला बताए हैं ना कि CnH2n होता है, कि सर कार्बनवा से हाइड्रोजनवा 2 गुना होता है, सीधा सीधा बात याद रखिए। ओके, अब इसका भी स्ट्रक्चर लिखिएगा तो इसमें एक डबल बॉन्ड आना चाहिए केवल, कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह प्रूफ इसका स्ट्रक्चर आपको लिखे हैं। देखिए कार्बन 3 गो है कि नहीं, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 1 3 3 6 गो है कि नहीं है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे न लिख करके डबल बॉन्ड यहाँ भी आप डाल सकते थे, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए इसमें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। उसी तरह से देखिए अल्काइन वाला फैमिली में भी चलिएगा ना, तो अल्काइन फैमिली का सूत्र आप जानते हैं, अभी लिखे हैं कि CnH2n-2 होता है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल देते हैं C2H2, जिसको एसिटिलीन के नाम से आप लोग जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। तो देख लीजिए कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है कि नहीं। उसी तरह से इसका अगला सदस्य देखेंगे तो C3H जो होता है, देखिए हम कहे हैं कि दोनों में CH2 का अंतर होता है, क्योंकि होमोलोजस श्रेणी न है, तो C एगो बढ़ गया, H भी सर 2 गो बढ़ाइए, यहाँ 4 लिख दीजिए। अब जानते हैं कि 3 गो सर, देखिए स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम, कि सर 3 गो ऐसे कार्बन आप दे दीजिए ना, पहले 3 गो कार्बन है तो 3 गो दे दिए ना, एक जगह सर ट्रिपल बॉन्ड बैठा दीजिए, तो एक जगह देखिए हम ट्रिपल बॉन्ड बैठा दिए। अब आप वैलेंसी मेकअप कीजिए, तो इसमें सिंगल बॉन्ड एक ही ना अभी शेयरिंग हुआ है, 3 गो हाइड्रोजनवा बचा है ना, तो CH3 लिखिए। इसका देखिए तो ज़रा, इधर एगो इधर 3 गो, 4 गो इसका पूर गया, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका आप देखिएगा ज़रा कि इधर 3 गो सर हो गया है, लेकिन एगो बचा है, तो यहाँ H लिख दीजिए। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर से समझिएगा ज़रा, फिर से समझिए। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि C4 है आपका, C4 और H6 है, जिसको आप H6 होता है, जिसको आप ब्यूटाइन कहते हैं, ब्यूटाइन कहते हैं, नाम आगे बताएंगे भी। इसको प्रोपाइन कहिएगा आप लोग, इसको प्रोपाइन कहते हैं। ओके, तब ब्यूटाइन के तो ऐसे स्ट्रक्चर एक से अधिक होते हैं, 1 ब्यूटाइन भी होगा, 2 ब्यूटाइन भी होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे लिख रहे हैं। पहला नंबर में इसका स्ट्रक्चर हमको तोड़ना है, 1 ब्यूटाइन लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन लिख दिए। नंबरिंग से जब नंबर नामकरण सिखाएंगे ना, तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर मान लीजिए कि लिखना है, कई गो कार्बन है, 4 गो, तो 4 गो कार्बन ऐसे सजा दीजिए सिंगल बॉन्ड दे करके, हो गया। आप जानते हैं कि सर एगो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एगो ट्रिपल बॉन्डवा कहीं भी बैठाइए, यहाँ बैठा दिए ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बैलेंस कर दीजिए हाइड्रोजन से, देखिए उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। सर इसका एगो आप दिखा दिए हैं, 3 गो, अभी आप 4 गुना होता है तो 3 गो बचा हुआ है, तो CH3 हो गया। इस वाला का देखिएगा तो इधर एगो 2 गो हो गया है सर, अभी 2 गो बचा है, क्योंकि 4 संयोजकता होता है, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। इसका देखिएगा ना तो देखिए 3 गो एगो, 4 गो सर पूरा है, उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखाएगा। अब इसका देखिएगा तो सर 3 गो तो दे दिए हैं, एगो और हाइड्रोजन दे दीजिए, तो 4 गो पूर जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम होता है 1 ब्यूटाइन। क्यों? क्योंकि सर 1 कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है। उसी ढंग से ये सारे एग्जाम्पल जो हम आपको दिए हैं वह किसका दिए हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दिए हैं। अल्कीन फैमिली के जितने भी मेंबर हो गए वे सारे हो गए। इसके बाद में अल्काइन मेंबर में जितने सदस्य जो आएंगे वे सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, जहाँ पर कि आपको कार्बन कार्बन के बीच में
आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको ज़रा हम लोग मिटा देते हैं, अब समझिएगा ज़रा। देखिएगा ज़रा, गौर कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे समझिए कि CH4, C2H2, C2H4, C3H8 हो गया, C2H5OH, CH3CHO, इसके बाद में देखिएगा कि C3H4, C4H8। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बताइए कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो संतृप्त में देखिएगा सर CH4 अल्केन है कि नहीं, आपको ये देखना होगा पहले। तो अल्केन का सामान्य सूत्र भी याद रखिए कि CnH2n+2 होता है, अल्केन का होता है। उसी तरह से आपको अल्कीन का भी सामान्य सूत्र याद रहना चाहिए कि सर CnH2n होता है। ये आप जो है मैट्रिक में भी पढ़े हैं। अल्काइन का भी याद रखिए कि अल्काइन का क्या होता है, तो अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ये तीनों का पहले सूत्र में याद कर दीजिए। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें जो होता है डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और इसमें जो होगा वह ट्रिपल बॉन्ड होगा दो कार्बन के बीच में। ओके, तो यह देखिए जो जरा इस सामान्य सूत्र पर है कि नहीं। NC के जगह पर यहाँ एक रखिए, तो एक रखेंगे ना तो देखिएगा C1H2 दूनी एक रखिएगा तो 1 गुने 2 तो 2 हो गया, आप प्लस 2 जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो सरी तो अल्केन है, यह क्या है, अल्केन है। इसका मतलब यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें देखिए सर C2H2, तो यह अल्काइन है, इसमें आ जाएगा। यहाँ C के जगह पर 2 रखिएगा ना, आप देखिए 2 दूनी 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 ही हो जाएगा। मतलब यह सर आपका अल्काइन है, तो यह असंतृप्त है। जो नहीं घेर रहे हैं वो असंतृप्त है, और जो घेर रहे हैं वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसी तरह से C2H4 ये भी असंतृप्त में आएगा। ये भी जो है आपका C3H8 ये आपका संतृप्त में आएगा। ओके, यह संतृप्त है, यह संतृप्त है, ये दोनों असंतृप्त है। अब इसमें आइए तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर यदि आप लिखते हैं तो ऐसे होगा, 2 कार्बन है ना, तो इसे 2 कार्बन दे दीजिए, हो गया। सर इसके बीच में CH3 लगाइए क्योंकि वैलेंसी 4, इसमें 2 लगाइए, इधर से OH दे दीजिए। तो ये देखिए तो सारा सिंगल बॉन्ड है कि नहीं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं ऐसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है। तो कार्बन कार्बन में देखना है ना कि कार्बन हाइड्रो ऑक्सीजन नहीं देखेंगे। यहाँ देखिएगा ना तो आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो यह असंतृप्त में आएगा, असंतृप्त में आएगा। C4H8 दोगुना पर खड़ा है तो अल्कीन हो गया यह, तो यह अल्कीन हो गया तो असंतृप्त हो गया। तो देखिए यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त उसको कहते हैं हिंदी में, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बाकी जो घेरे हुए हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। तो आपसे कह दिया परीक्षा में कि इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, चाहे कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपको छांटने आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनाने आना चाहिए। ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ज़रा गौर कीजिएगा आगे की बात। ओके, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए हैं। एकदम अच्छे से मन लगाना है ताकि एक एक बात जो है पहले बेस ठीक कर लीजिए, तब आगे बहुत विस्तार से हम आपको बताने लगेंगे। तो चलिए थोड़ा सा अब आगे की बात किया जाए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने अल्केन देखा है, तो थोड़ा सा अल्केन के बारे में सीख लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अल्केन, इसको इंग्लिश में ऐसे कहिएगा ALKANE, ANE लास्ट में होता है अल्केन में, हो गया। तो क्या याद करना है इसमें
कि सर इसका सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला आप उसको कहते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। ये बातें आप लोगों को आसानी पूर्वक समझ में आनी चाहिए। दूसरा बात कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है। हो गया। दूसरा बात देखिएगा, इसे पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। हिंदी में ऐसे भी आप लिखिएगा, पैराफिन भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं थोड़ा सा समझिएगा, इसको समझाएंगे। पैराफिन भी कहते हैं। आपसे पूछ देगा कि पैराफिन का सामान्य सूत्र बताइए, तो सर देखिए CnH2n+2 होता है, क्योंकि अल्केन को ही ना पैराफिन कहते हैं। तब अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं? तब पैराफिन कहने का मतलब हो गया कि अल्केन जो होता है, अल्केन इंग्लिश में लिख देते हैं, अल्केन कम क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। जो कम क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि कहेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके। समान परिस्थिति में जो है ना, इस पर जो है कोई भी एटम का अगला ग्रुप का जो है अटैक करना बड़ी मुश्किल होता है। ओके। रिएक्शन में जब आगे चल करके देखेंगे तो कम क्रियाशील होता है, इसलिए तो सामान्य परिस्थितियों में हम लोग कहेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में इस पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा नाम आया है नया, या न्यूक्लियोफाइल समझाएंगे इसके बारे में लास्ट में कि किसको कहते हैं। अगले क्लास में इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल चाहे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते हैं उस पर, जो है माने उससे जुड़ते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि क्या होता है, यह कम क्रियाशील होता है, अटैक नहीं कर पाते हैं, अटैक नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं। ओके। विशेष परिस्थिति में ही, जैसे आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होइएगा कि सर CH4 का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन में के उपस्थिति में, तो हम लोग कहते हैं कि यह प्रतिक्रिया हमेशा सूर्य के प्रकाश में होता है। सूर्य के प्रकाश में होने का मतलब कि उसमें टेम्परेचर बहुत अधिक होना चाहिए, टेम्परेचर अधिक देंगे तभी तो जाकर के यह रिएक्शन होगा। मतलब कि यह हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ही जो है ना, यह जो है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल चाहे न्यूक्लियोफाइल जो है इससे जो है इस पर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। ओके। तो इस कारण से यह कम क्रियाशील होने की वजह से जो होता है, पैराफिन का मतलब ही होता है कम क्रियाशील, तो कम क्रियाशील होने के चलते जो है इसको हम लोग पैराफिन कहते हैं। कहेंगे कि अतः इसे पैराफिन कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है। ओके। क्यों समझ गए होंगे कि अल्कीन को पैराफिन हम लोग क्यों कहते हैं, अल्केन को, क्योंकि यह कम क्रियाशील वाला यौगिक होता है। एकल बंध को तोड़ने में जो है ना अधिक जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इससे आसानी पूर्वक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक जो है जल्दी से टूट जाते हैं। तो यह कम क्रियाशील है, वह अधिक क्रियाशील होता है डबल और ट्रिपल वाला। ओके। इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैराफिन के नाम से जानते हैं। मिटा दे अब इसको। अब ज़रा सोचिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। इसका हमने सामान्य सूत्र क्या लिखा इसका हमने सामान्य सूत्र लिखा कि CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। अच्छा, इसका पहला सदस्य क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कि इसका सर पहला सदस्य जो है ना
पहला सदस्य मीथेन होता है। मीथेन होता है जिसका सामान्य सूत्र आप लोग लिखते हैं, मोलिकुलर फार्मूला CH4 लिखते हैं, मीथेन होता है। तो N के जगह पर अब थोड़ा सा, अब यहाँ से थोड़ा सा नाम थोड़ा सा याद करना अब आप लोग शुरू कीजिएगा कि N के जगह पर यदि आप 1 रखते हैं तो CH4 बन जाएगा। इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। हिंदी में भी लिख देते हैं कि इसको मीथेन कहते हैं। ओके। इसके बाद N के जगह पर जब 2 रखिएगा तो यहाँ क्या होगा कि 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दीजिएगा, दोगुना करके 2 जोड़ देना है तो H6 हो जाएगा। इसको हम लोग इथेन कहते हैं। इथेन हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। अब देखिएगा इसका संरचना जब लिखना होगा तो हमेशा देखिए क्या करना है कि आपको 2 कार्बन ऐसे लगा देना है। हो गया। एगो संयोजकता आप दिखा दिए हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन दे दीजिएगा ना तो संयोजकता 4 हो जाएगा। हेनियो से एगो दिखा दिए हैं, यहाँ 3 लगा दीजिए तो इसका संरचना हो गया इथेन का। उसी तरह से C3H8 इसको आप लोग प्रोपेन कहते हैं। और प्रोपेन का यदि हम लोग स्ट्रक्चर लिखें तो 3 सर कार्बन है तो 3 कार्बन ऐसे आपको लिखना है। सर इसका एक जो है देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं, एक संयोजकता हो गया है और 3 दर्शाइए तब ना 4 पूरेगा। इसका देखिए बीच वाला का दोनों और 1 हो गया है, 2 बचा है तो यहाँ CH2 लगाइए, यहाँ CH3 कर दीजिए। यह आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह से ब्यूटेन C4H8, C4H8 को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन हिंदी में भी आप लोग जानते होंगे। तो देखिएगा ज़रा, ब्यूटेन का मान लीजिए कि स्ट्रक्चर आपको लिखना है कि सर कितने स्ट्रक्चर होंगे, तो ज़रा गौर कीजिएगा। हमने आपसे कहा था कि जैसे ही कार्बन की संख्या 3 या 4 हो जाएगी वहाँ से नॉर्मल आइसो का भी कहानी शुरू होता है। नॉर्मल आइसो के बारे में पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। तो इसका सर पहले नॉर्मल में तो सर स्ट्रेट चेन होता है, नॉर्मल में स्ट्रेट चेन होता है। तो स्ट्रेट चेनवा में तो सर 4 स्ट्रेट में दिखा दीजिए, ब्यूटेन में 4 होता है, स्ट्रेट दिखा दिए। और दिखाने के बाद में अब संयोजकता बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ 2, क्योंकि इधर देखिए यहाँ भी देखिएगा ना इसका तो 1 2 है, 2 बचा है, 2 दे दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए। ये इस नाम को चूँकि स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जानेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। नॉर्मल आप लोग को बताए हुए हैं। उसी तरह से आइसो में भी इसका स्ट्रक्चर एक बन सकता है। हम कहे थे कि आइसो में इतना ज़रूर रहना चाहिए, इतना ज़रूर रहना चाहिए। इसके बाद में सर स्ट्रेट चेन हो जाता है, स्ट्रेट चेन हो जाता है। तो चूँकि 3 कार्बन तो लिख दिए हैं पहले से, अब 4 होता ही है इसमें, तो अगला एक लास्ट में CH3 न बचा हुआ है। हो गया इतना बात। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन कहेंगे। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जब लिखिएगा ना, देखिए नॉर्मल और ब्यूटेन के बीच में हाइफन दिए हैं, लेकिन आइसोब्यूटेन के बीच में हाइफन मत दे दीजिएगा, वहाँ जगह मत छोड़िएगा, एक के साथ ही आइसोब्यूटेन लिखिएगा हमेशा। हिंदी में आप ऐसे कहिएगा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन लिख को कहेंगे। तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर कितने हो गए? तो हम लोग कहेंगे कि ब्यूटेन के सर 2 स्ट्रक्चर हो गए, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब अगला बात ध्यान में डालिएगा। ओके, अब देखिए मिटा देते हैं। 4 कार्बन तक आप लोग देख लिए, 5वां कार्बन पर बढ़िए। तो N बराबर जैसे ही आप 5 दीजिएगा तो यह C5H12 हो जाएगा, जिसको हम लोग पेंटेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटेन। ऐसे कहिएगा पेंटेन। अब ज़रा सोचिएगा कि हम पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। यह नहीं कि सिर्फ नॉर्मल पेंटेन वाला स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा परीक्षा में, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। उसमें से जिसका कहेगा उसी का आपको उसी ढंग से स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो कैसे 3 होगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हाँ, तुरंत दिमाग में डालिएगा कि सर जैसे ही कार्बन 3 से आगे बढ़ा उसमें नॉर्मल आइसो की कहानी भी शुरू हो जाएगी। तो पहले नॉर्मल में इसको तोड़िए। तो नॉर्मल में तो सर स्ट्रेट चेन होता है, 5 है कार्बन, 5 कार्बन ऐसे दे देना है, 5 दे दिए। अब आपको सबसे किनारे वाला में CH3 देना है और शुरू में आपको CH3 देना है। अब बीचों में CH2 भर दीजिए एकदम। तो हम लोग ऐसे CH2 से भर दीजिए, जोड़िएगा तो C5H12 ही होगा। इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन कहते हैं।
थोड़ा सा इसका अब नामकरण भी ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, अभी कॉमन नेम में आ रहे हैं, IUPAC नाम अभी आगे पढ़ना है। अब ज़रा गौर कीजिए। अब सर आइसो में देखते हैं कि हो जाता है कि नहीं। तो आइसो में जैसे ही स्ट्रक्चर लिखना होगा, इतना स्ट्रक्चरवा में पहले ही एकदम डाल देना है, सोचना नहीं है। आइसो के एकदम जरी तहात न रहेगा ही, उसमें इतना दिखाई देगा। इसके बाद में जितना रहेगा ना सर, स्ट्रेट में रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रेट में। तब स्ट्रेट में यदि हम लोग करेंगे तो 3 गो कार्बन तो लिख ही लिए हैं सर, 5 गो होता है और 2 गो लिखना है, तो 2 गो सर इसे जोड़ दीजिए ना। अब देखिए तो ज़रा यहाँ किनारे वाला के एक ने वैलेंसी देखा है, 3 गो बचा है, 3 गो दे दीजिए। बीच वाला के देखिए तो इधर एगो दे दिए हैं, तो सर और 2 गो दिखाइए, तब नहीं 4 गो होगा। तो यह नाम हो गया आपका आइसोपेंटेन का। इतना यदि मौजूद है किसी स्ट्रक्चर में तो उसमें आइसो आएगा नामकरण में, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए बढ़िया से। तो इसका नाम क्या हुआ? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन हुआ। हिंदी में भी आइसोपेंटेन ही जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख देना है। अब देखिएगा ज़रा, अब नियो में ज़रा देखिए, यहाँ से नियो भी शुरुआत होगा। सर नियो में इतना स्ट्रक्चर में ज़रूर रहता है, हमने आपको नॉर्मल आइसो और नियो में बताया है। यहाँ से अब जो भी कहानी शुरू होगा सर स्ट्रेट होगा, एकदम हो गया। और जो भी लास्ट अगर कोई क्रियाशील मूलक आता भी है तो लास्ट में ही आएगा। क्रियाशील मूलक जैसे OH हो गया, अल्कोहल, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ये सब आगे आपको अभी क्रियाशील मूलक पढ़ाना है। तो चूँकि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 कार्बन तो लिख दिया है, 5 को लिखना ही है, तो सर अगला CH3 यहाँ लिख दीजिए। तो इसको हम लोग कहेंगे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कहेंगे। हो गया होगा बात। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर? तो सर पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियोपेंटेन में आता है। हो गया होगा। ब्यूटेन के 2 गो, प्रोपेन के 1 गो, इथेन के 1 गो, मीथेन के 1 गो। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ओके। अब ज़रा गौर कीजिएगा, देखिए हेक्सेन भी लिख देते हैं। हेक्सेन का भी समझिएगा ज़रा कैसे स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, एकदम इस पर अभ्यास करना है। हेक्सेन का सूत्र जब लिखिएगा तो हेक्सेन में सर कार्बन की संख्या 6 होती है। ANE है ना लास्ट में, तो अल्केन है। ANE लिखा हुआ है तो समझ ले कि अल्केन है। तो हेक्सेन का सूत्र C6। अब 6 दूनी 12, 2 14 होता है, तो H14 हो जाएगा। ये आपका मोलेकुलर फार्मूला हो गया। हो गया। अब स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहला बात, पहले नॉर्मल, तब आइसो, तब नियो, ऐसे तोड़िए। तो नॉर्मल में सर स्ट्रेट 6 गो लिखिए, 1 2 3 4 5 6 गो लिख दिए। सर किनारे में एकदम सोचना नहीं है, CH3 किनारे में नहीं सोचना है कि CH3 लिखना है। बीचवा में सर CH2, बीचवा में CH2 लिखना है। हो गया। इसका नाम हो गया आपका नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन लिखा हुआ है, हेक्सेन ऐसे, नॉर्मल हेक्सेन इसको कहेंगे। हो गया। दूसरा देखिएगा। अब सर ज़रा अब आइसो में ज़रा आइए। तो देखिए हम कहें कि आइसो में इतना कहानी पहले पूरा कर दीजिए। हो गया। कई गो और कार्बन बचा है? तो सर देखिए 3 गो लिख दिए और 3 गो बचा है, तो 1 2 3 गो पूरा के दिए हम। तो जब 3 गो पूर गया तो सर किनारे में तो आपको CH3 लिखना है, बीचवा में CH2, यहाँ भी CH2। यह हो गया आपका आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन हो गया। हो गया। नॉर्मल आइसोनियो, यह कहानी जो है आपका कॉमन नेम में आता है, IUPAC नाम में नहीं। लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा सर, यदि नंबरिंग देते हम लोग, IUPAC नाम के बारे में थोड़ा सा सुने होइएगा, तो नंबरिंग देते ना तो सर यह तो इसको मिथाइल हम लोग कहते हैं। यह दूसरा कार्बन पर मौजूद है, तीसरा पर भी ले सकते थे। तो तीसरा पर भी यदि इसका स्ट्रक्चर एक तोड़ते तो ऐसे भी स्ट्रक्चर देखिए बन सकता था कि CH2 यहाँ CH करके यहाँ CH3 लगा देते हैं, और इसको CH2 इसको CH3 लिख सकते थे। हो गया। तो ऐसे भी दिखते थे। तीसरा पर हुआ। अब कहिए कि नहीं सर खसका के चौथा पर कर दीजिए, तो उधर से गिनेंगे तो फिर दूसरे पर हो जाएगा। इस पर जैसे ही CH3 लगाइएगा ना तो उधर से गिनेंगे, जिधर से नज़दीक होता है उधर से गिना जाता है। तो इसमें देखिएगा कि इस पर 2 है तो इधरों से तो 2 पे हो गया, तो यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, दोनों बतिया एक ही हो जाएगा। हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिए। अब आप नियो में आइए ज़रा।
तो नियो में जब आएंगे तो देखिए कि नियो में इतना तो देखिए तो ज़रूर रहना चाहिए, हम कहे हैं आपसे कि नियो के लिए इतना ज़रूर रहना चाहिए। तो सर नियो के लिए तो ऐसे ही 4 गो कार्बन कम से कम होना चाहिए तभी ना नियो बन पाएगा। देखिए 1 2 3 4 गो हो गया। अब अगला और 2 गो बचा है, हेक्सेन में 6 गो होता है, तो 1 1 2 हो गया। तो किनारे वाला में CH3, बीच में है तो CH2, ये आपका नियो हेक्सेन का सूत्र हो गया, नियो हेक्सेन हो गया। अब कहिएगा कि सर इसका नामकरण कहिए, तो इसका नामकरण IUPAC में तो ज़रूर होता है, लेकिन आपका कॉमन नेम इसका नहीं होता है। IUPAC नाम ऐसे बाद में आपको सिखाएंगे कि 1 2 3 4 5 का यह चेन है ना, तो आप इसको कहिएगा कि 3 पर सर मिथाइल है तो 3 मिथाइल लिख दीजिए, और 5 गो का चेन है तो पेंटेन लिख दीजिए। लेकिन यह ध्यान में रखिएगा कि ये हमने IUPAC नाम इसका लिखा है। अब चलिए इस नियो हेक्सेन हो गया। अब ज़रा गौर कीजिए तो कि और भी सरल स्ट्रक्चर हो सकता था क्या कि CH3, यहाँ CH2 CH लिख दिए, यहाँ CH लिख दीजिए, यहाँ CH3 लिख दीजिए। सर यहाँ भी CH3 लगाइए, यहाँ भी CH3 लगाइए, यहाँ सेम कार्बन पर था, यहाँ अगल बगल कार्बन पर है, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर आपका हो सकता था। तो देखिए 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल हो गया, इसको ब्यूटेन कहते हैं। इसका नाम से मतलब अभी नहीं है, IUPAC समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी आपको नॉर्मल, आइसो, नियो, ये 3 नाम आपके स्पष्ट हो जाने चाहिए। तो इसका नाम हम लिख देते हैं कि 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। डाई मिथाइल ब्यूटेन का यह सूत्र है, डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो ये नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। देखिए स्पष्ट लिख देते हैं, 2 3 लिखिएगा हाइफन, फिर डाई मिथाइल हो गया, ब्यूटेन लिखना है, 4 गो का चेन बनना है, इसीलिए इसको कहेंगे। देखिए ऐसे जो घेरे हैं ना वो IUPAC नाम लिखे हैं, कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आगे अभी समझना बाकी है, लेकिन नॉर्मल, आइसो, नियो की कहानी आपकी ठीक होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, थोड़ा सा गौर कीजिए। अब हम लोग अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, जिसमें कि हम लोग अभी अल्केन में प्रवेश किए हुए हैं। तो अब देखिएगा ज़रा कि हम लोगों ने क्या देखा कि नॉर्मल, आइसो, नियो में आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मीथेन के एक स्ट्रक्चर, मीथेन के संरचना सूत्र एक, इथेन के एक, प्रोपेन के भी एक, तीनों के शुरुआत के 3 गो के 1 गो है। ब्यूटेन में आपका क्या होता है, तो ब्यूटेन में आपका जो है 2 होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसो ब्यूटेन। पेंटेन में 3 होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन होता है। 6 कार्बन तक आप लोगों को हर एक यौगिक में जब हेलेंगे, कंपाउंड में हेलेंगे, तो 6 तक का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। पेंटेन के कितने जो है स्ट्रक्चर होंगे, पेंटेन के सर 3, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन हो गया। ब्यूटेन के कितने, तो 2, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। हेक्सेन के कई गो, तो हेक्सेन के 5 होते हैं, देखिए 5 लिखे हैं, याद रखिएगा कि ब्यूटेन के 2 लड़का, पेंटेन के 3 लड़का, हेक्सेन के 5 लड़का, हेक्सेन के 5 लड़का होता है, मतलब कि 5 गो उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे याद करेंगे। हो गया होगा बात। अब 5 क्या होता है ये स्ट्रक्चर आपको लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए, नाम भी क्लियर हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर लिखने भी आ जाएगा। अब आगे की बात किया जाए, थोड़ा गौर कीजिए जरा। देखिएगा जरा, हेक्सेन तक हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है। नॉर्मल, आइसो, नियो की कहानी आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नॉर्मल, आइसो, नियो की कहानी आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए कि कभी भी आपसे कह देता है कि इसका संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखें, कैसे लिखा जाता है थोड़ा सा समझिएगा जरा। एक ही बार में हम आपसे लिख देते हैं कि सर लिखा हुआ है आपको आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन दिया हुआ है। पहला बात हिंदी में ऐसे लिखिएगा, आइसोपेंटेन, पेंटेन हो गया। इसके बाद में हमने कहा आप लिखिए 2 ब्यूटीन,
2 ब्यूटीन का सूत्र लिखिए, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। हो गया। फिर आपसे कहते हैं कि आप लिखिए 3 पेंटीन, 3 पेंटीन नहीं लिखिए आप 3 हेक्सिन लिख दीजिए, 3 हेक्साइन लिख देते हैं, हटाइए 3 हेक्साइन। हो गया। हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर तीनों का लिख करके दिखाइए। देखिए स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे सर, ANE लिखा हुआ है ना स्पेलिंगवा में, तो ये तो अल्केन है। ये क्या है? अल्केन है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। पेंटेन देखने से ही आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि सर उसमें 5 कार्बन होंगे, 5 गो कार्बन होंगे। आइसो लिखा हुआ है तो आइसो में न सर इतना जरूर होना चाहिए, ऐसे लिख देंगे आइसो में। अब 5 गो कार्बन पुराना है हमको, तो अब यहाँ पर और दुएगा ना तभी ना 5 गो पुर जाएगा। 2 गो लिख लिए। किनारे में आपको CH3 लिखना है, यहाँ पर CH2 लिखना है। देखिए आइसो हमने पेंटेन का संरचना सूत्र लिख दिया। हो गया, आइसो पेंटेन हो गया। ओके। अब चलिए 2 ब्यूटीन, ENE है मतलब अल्कीन है सर, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ENE देख लीजिए तो दिमाग में डालिए कि डबल बॉन्ड होता है। एक गो डबल बॉन्ड, ये नहीं कि 50 गो, नहीं, एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। हो सर 4 का चिन्ह तनी बनाइए तो जरा, ब्यूटेन में 4 गो कार्बन होता है, तो 4 गो ऐसे कार्बन 1 2 3 4 लिख देंगे। हो गया। 2 ब्यूटीन है मतलब दूसरका कार्बनवा पर डबल बॉन्ड आएगा, तो दूसरका कार्बनवा भी इसे डबल बॉन्ड डाल दीजिए। देखिए स्ट्रक्चर कैसे लिखने आ जाएगा एकदम। अब समझिएगा जरा और बैलेंस कीजिए इसको। सर किनारे में है ना इसका एक ही दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ H3 लगा दीजिए तो मिथाइल हो गया। यहाँ देखिए 2 गो एगो 3 गो सर हो गया है, एक और हाइड्रोजन दे दीजिए, 4 गो वैलेंसी हो गया। इसका आप देखिए 2 गो एगो इधर से सर 3 गो, तो और एगो सर H लगा दीजिए। इसमें CH3 लगाइए क्योंकि सिंगल बॉन्ड एगो है तो 3 गो एगो 4 गो हो जाएगा। ये आपने जो है 2 ब्यूटीन का सूत्र लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया। हो गया होगा। अब देखिए 3 हेक्साइन है, YNE है ना मतलब अल्काइन फैमिली का है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी अल्काइन पढ़ाना बाकी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन हेक्सेन सर, हेक्सेन में तो 6 गो कार्बन होता है, तो 6 गो कार्बन ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 गो का ऐसे चेन बना देंगे। बन गया। कोना पर है? 3 पर है, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। 1 2 3 हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए। अब आप बैलेंस कीजिए तनी थोड़ा सा हाइड्रोजन को। देखिए इसमें एगो दिखा दिए हैं बॉन्ड, यहाँ 3 गो बचा है, 4 गो हो गया। इसका देखिए एगो एगो 2 गो हो गया, यहाँ 2 दे दीजिए। इसका देखिएगा ना तो 3 गो एगो 4 गो सर पुर गया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इसका देखिए इधर 3 गो इधर एगो 4 गो सर पुर गया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अब इस पर आइए, इधर एगो इधर एगो 2 गो सर बच्चा है, यहाँ CH2 डालिए। इसका सर देखिए एगो दिया हुआ है, यहाँ H3 डाल दीजिए। ये हो गया आपका 3 हेक्साइन, 3 हेक्साइन हो गया। अभी हम लोग अल्काइन और अल्किन ये अब पढ़े नहीं हैं क्योंकि अनसेचुरेटेड का भाग है। हमने तो अभी सेचुरेटेड का हम लोगों ने अभ्यास किया है। तो मीथेन से लेकर के हेक्सेन तक जी किसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं इस पर आप लोगों को पहले अभ्यास करना है। ओके, तो यहाँ तक जो है आप लोग जो है अभ्यास करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। फिर अगले क्लास में जो है ना हम लोग इससे आगे एकदम मज़ेदार ढंग से पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे। तो चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते रहिएगा। आप लोग को क्लास जो है कैसा लगता है इस पर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए जो है ना और अधिक परिश्रम हम कर सकें। ओके, तो चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।